हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए फिर साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। खासकर आज कल 12 तारीख है, तो कल से आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं एयरफोर्स के। आपको पता ही होगा वैसे। तो आज हम आपको 45 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एनालिसिस मतलब अपने पेपर का मतलब फिर इसमें कम से 25 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोग अपने कम से कम नहीं तो 45 प्लस में आपके 30 प्लस होने चाहिए, तब तो आपको लगना चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ तैयारी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उन्हें देखते हैं क्या है। रिवीजन के रूप में क्वेश्चन है, आल चैप्टर से मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रगति सिद्ध होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रगति सिद्ध होती है। पहला दिया ध्रुवण से, दूसरा दिया है व्यतिकरण से, तीसरा दिया है परिवर्तन से, और चौथा जो दे दिया दोस्तों विवर्तन से। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जितने क्वेश्चन आए, मान लो 45 प्लस में आपके 30 प्लस 25 24, आप लोग क्लास में बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर ध्रुवण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो कह रहा है दोस्तों वो है दूसरा क्वेश्चन दे दिया दोस्तों स्क्रीन पे। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले यम द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के न्यूनतम बिंदु पर तनाव होगा। मतलब तनाव, पृष्ठ तनाव वाला सूत्र बताना आपको क्या होगा। पहला दिया एम बी स्क्वायर, दूसरा दिया एम बी स्क्वायर अपान में आर माइनस का एम जी, तीसरा दिया एम बी स्क्वायर अपान में आर प्लस एम जी, चौथा दिया है एम जी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि मान लो कोई डोरी इस तरह ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ से मान लो एक नीचे की ओर एम जी बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे एक पृष्ठ तनाव वाला मतलब जो बल लगेगा एम बी स्क्वायर आर, वो भी इसी तरफ लगेगा। तो एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों बल जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर पान में आर प्लस एम जी। ठीक है दोस्तों, अगर यही हो जाती, अगर डोरी ऊपर की ओर चली जाती दोस्तों, तो यहाँ पे टी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला विकल्प सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे की ओर दोनों बल लग रहे हैं ऊर्ध्वाधर, तो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। अगला कह रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर पहला दिया कि अन्य चुंबकीय पदार्थ लौ चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, दूसरा दिया लौ चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, और तीसरा दिया है अन्य चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, और चौथा दिया लौ चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि सीधा क्वेश्चन है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौ चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ बन जाया करते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो है इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। ठीक है, इसका दोस्तों जो है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक अंतरिक्ष यान v वेग से गति कर रहा है। यह अचानक दो टुकड़ों में विघटित हो जाता है। इसके यम द्रव्यमान का एक भाग स्थिर हो जाता है, तब दूसरे भाग का वेग होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया, सीधे फार्मूला रखा है। कह रहा है यम द्रव्यमान का एक अंतरिक्ष यान v वेग से गति कर रहा है। यह अचानक दो टुकड़ों में विघटित हो जाता है। इसके यम द्रव्यमान का एक भाग स्थिर हो जाता है, तब दूसरे भाग का वेग क्या होगा। दूसरा दिया है एम बी अपान एम माइनस एम स्मॉल एम, दूसरा दिया है एम बी अपान एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और तीसरा दिया है स्मॉल एम बी अपान में कैपिटल एम माइनस एम, चौथा दिया है कि एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी अपान में स्मॉल एम। तो इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। अगले दिए कि एल सी आर श्रेणी में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा यदि एल एक्स इजकल टू, पहले दिया एल एक्स इजकल टू एक्स सी, दूसरा दिया आर इजकल टू 0, तीसरा दिया है एल एक्स इजकल टू 0, चौथा दिया है एक्स इजकल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एल सी आर परिपथ का मतलब होता है अनुनादी परिपथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। अगला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड मुलायम लोहे का डैश कम करने के लिए होता है। पहला दिया सैथिल हास,
दूसरा दिया भंवर धाराव्यय, तीसरा दिया धारा प्रवाह का विरोधी बल, चौथा दिया है रूपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्रोड मुलायम का इसका प्रयोग होता है दोस्तों, इसका सतह में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला कह रहा है किसी आवेशित कण की एक सार विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। विकल्प दे दिया कि कण पर आवेश के, दूसरा दिया है कि कण के संवेग के, तीसरा दिया कण की ऊर्जा के, चौथा दिया क्षेत्र की त्रिज्या के। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसके किसी आवेशित कण की एक सार चुंबकीय क्षेत्र की वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है कण के संवेग के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं, क्यों? एक उच्च प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, दूसरा दिया है एक निम्न प्रतिरोध उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर, तीसरा दिया है एक उच्च प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर, और चौथा दिया है एक निम्न प्रतिरोध इसे समांतर क्रम में जोड़कर। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले जा सकते हैं कि एक उच्च प्रतिरोध एवं इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अमीटर होता तो इसका हो जाता कि एक निम्न प्रतिरोध एवं इसको समांतर क्रम में जोड़कर। ठीक है ना, जो वो होता है अमीटर होता है, उसके लिए डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन आते जाएँ वैसे पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर हैं। कल से पेपर भी हैं एयरफोर्स वाले लड़कों के, मतलब दोस्तों के, यारों के, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो शायद मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही गए, ना मिले तो भी सही। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लो काफ़ी अच्छी तुम्हारी फिक्स तैयार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 5 कूलाम के एक आवेश को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर 5000 न्यूटन बल लगता है। दो बिंदु को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता है कि E बराबर जो होता है दोस्तों, E बराबर होता है F/Q। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ से F बराबर ज्ञात करें तो F बराबर हो जाएगा दोस्तों E इंटू में Q। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि E बराबर V/L भी होता है, E बराबर V/L। ये जहाँ पे V क्या है, विभवांतर है, और L क्या है दोस्तों, L है, ये दूरी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो इस फार्मूले में रख सकते हैं आप, तो ये बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा QB/L। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से विस्थापन वो विभवांतर याद कर सकते हैं। देखो कैसे, F का मान दे दिया है कितना, 5000 न्यूटन, ये रख गया। ठीक है, और V आपको ज्ञात करना है, और कूलाम 5 दे दिया है। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज कर लीजिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1×10⁻²। ठीक है, अब इसे आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा, ये हो जाएगा V हो जाएगा 1000 × 10⁻², मतलब 2 का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 1000/100। कितना बचेगा दोस्तों, सीधे 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इजी तो था ही, केवल फार्मूले में रखना था, तो इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कीड़े मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकते हैं, क्योंकि पहले दे दिया विकल्प में कि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल की सतह पर प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। दूसरा दिया कीड़े मकोड़े हल्के होते हैं, और तीसरा दिया कि कीड़े मकोड़े पानी पर तैरते हैं। चौथा दिया कीड़े मकोड़े उछाल बल का अनुभव करते हैं। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कीड़े मकोड़ों की जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल या दौड़ सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल की सतह पर प्रत्यास्थ झिल्ली, मतलब जो पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी होता है अगर स्थिर है तो उसमें बिल्कुल पतली झिल्ली बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो ये सीधा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों।
इसका भी नंबर सही हो जाएगा, इससे क्वेश्चन और चेंज ना होगा, ठीक है। तो इसका भी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय संवेग होता है आदिश एक ध्रुवीय राशि, एक अक्षीय राशि में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कोणीय संवेग जो होता है एक अक्षीय दिशा में होता है, ठीक है ना, एलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, अगला ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको पता होगा इसका विकल्प क्या है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसका पहला नंबर सही है। अगला कह रहा है असमान त्वरित वृत्तीय गति में किसी कण के लिए वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है। दूसरा दिया है वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण केवल त्रिज्यीय है। तीसरा दिया है कि वेग त्रिज्यीय तथा त्वरण के लिए त्वरण त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों घटक है। चौथा दिया है वेग अनुप्रस्थ तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों के घटक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला कह रहा है कि यस तथा 2h ऊंचाई की दो गेंदें छोड़ी जाती हैं। इन गेंदों को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों, समय का। तो इसको इसमें यह वाला फार्मूला लगता है, टी बराबर दोस्तों समय का अनुपात टी बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 2h अपान में जी, 2h अपान में जी, ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप ज्ञात सकते हैं बात। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों T1 अपान में T2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा कि इन गेंदों को पृथ्वी तक पहुँचने में लगने वाले समय का अनुपात ही, पहला समय दे दिया है ये, वो ऊंचाई दे दिया है, दूसरा दिया है 2h। तो जब दोस्तों हम हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2h1 अपान में जी, दूसरा हो जाएगा दोस्तों 2h2 अपान में जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जी, दोनों के जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा T1 अपान में T2 जो बचेगा वो बचेगा दोस्तों √h1 अपान में √h2, ठीक है दोस्तों। ये बचेगा तो आप सीधे रख देंगे यहाँ पे कि T1 अपान में T2 इक्वल टू दोस्तों √h1 कितना है, √h1 ही है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कितना है √2h, यहाँ से दोनों से एच कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा दोस्तों 1/√2, ठीक है। ये अनुपात में बचेगा तो कितना हो जाएगा 1/√2। कौन सा सही हो जाएगा विकल्प इसका जो विकल्प दोस्तों पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विकल्प हो जाएगा वो पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। अगला कह रहा है कि ए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है तथा बी जो है ए के पीछे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा। तो ए के सापेक्ष बी का जो वेग हो जाएगा दोस्तों, ए के सापेक्ष बी का वेग हो जाएगा b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 65, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सोल्यूशन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा ही हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न 3 राशियों की विमा समान होगी। कार्य ऊर्जा बल की, दूसरा दिया वेग संवेग आवेग की, तीसरा दिया है स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा संवेग की, चौथा दिया दाब प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, आपको दिमाग में रख लेना है। इस तरह काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर में 2 काफ़ी आ जाते हैं क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक की बीमा जो होती है समान होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है। अगला कह रहा है किसी वर्ड के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सब अधिक रहती है, आवर्धन क्षमता अधिक रहती है। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि आवर्धन क्षमता m प्रोपोर्शनल टू 1/λ कर लेना। अगर आप मुझे कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा दोस्तों तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी उसकी आवर्धन क्षमता कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो आपको पता होगा कि लाल रंग की आवर्धन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है और बैंगनी की
सबसे कम। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका भी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, करा किस वर्ड के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक है। वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुम्बकीय सदिश निर्देशित होते हैं एक ही दिशा में, लेकिन इनके बीच कलांतर 90 होता है। एक ही दिशा में समान कला में परस्पर लंबवत दिशा में तथा समान कला में परस्पर लंबवत में समांतर कला 90 डिग्री में। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परस्पर लंबवत दिशा में समान कला में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला खराब वही क्वेश्चन दे दिया है दोबारा। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला खराब प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है वेग पर, तरंग दैर्ध्य पर और आयाम पर, आवृत्ति पर। इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले दिया बी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रकाश की तीव्रता जो होती है दोस्तों, आयाम पर निर्भर करती है। ये फार्मूला I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, यहाँ पे I जो है तीव्रता है और आयाम A है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि कांस्टेंटनर एवं मैग्नीन मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये रखते हैं अल्प प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध, ताप गुणांक दोनों B व C। तो इसका जो दो आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक भी रखते हैं, उच्च प्रतिरोधकता भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में वाटहीन धारा बह रही है तो आभासी वोल्टेज और आभासी धारा के बीच कालांतर क्या होगा। यदि किसी परिपथ में वाटहीन धारा बह रही है तो आभासी वोल्टेज और आभासी धारा के बीच कालांतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच का जो कालांतर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है सही दिष्ट विभव प्राप्त करने के लिए। दूसरा दिया कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए। और तीसरा जो दे दिया, कह रहा है कि सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए। चौथा दिया प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप नोट्स में आपके काफ़ी बढ़िया पढ़ लिया करिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहा करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके निकट होता है। पहला दिया यांत्रिक बल, दूसरा दिया विभवांतर, तीसरा दिया वैद्युत क्षेत्र, चौथा दिया है चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको पता होगा ये जो होता है विद्युत वाहक बल, वो विभवांतर के निकटतम होता है। इसके भी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को विक्षेपित किया जाता है। इसका पहला आंसर दिया कि इलेक्ट्रॉन, पहला विकल्प दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगा। तीसरा दिया इलेक्ट्रॉन का वेग परिणाम में बढ़ जाएगा। चौथा दिया है कि इलेक्ट्रॉन का वेग परिणाम में घट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग परिणाम में घट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता क्या होगी। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो धारिता C बराबर होता है, ये होता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई में D, ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, ये संधारित्र की धारिता C हो गई यदि उनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मतलब D बराबर कह रहा है कि आधी कर दी जाए, D/2 कर दी जाए, तो आधी कर दिए तो धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे जब दोस्तों आप लोग आधी कर देंगे तो ये हो जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, तो 2 जाके ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 2K A एप्सिलॉन नॉट बाई में D। तो क्या हो गया, ये पूरा C है दोस्तों, ये 2 आ गया तो कितना हो जाएगा 2C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी नंबर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, बस इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। पहला दिया न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा दिया जूल प्रति कूलम, तीसरा दिया वोल्ट मीटर, चौथा दिया न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। कैसे, आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर जो होता है F/Q होता है। ठीक है, ये फार्मूला से, F मतलब बल, कूलम न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वैज्ञानिक कहता है कि 120 डिग्री स्रोत व
वो 27 डिग्री सिंक के बीच कार्यरत इसके इंजन की दक्षता 26% है, तब विकल्प दे दिया कि यह संभव है, दूसरा दिया कि यह संभव है पर बहुत कम है, तीसरा दिया है लगभग संभव है, चौथा दिया आंकड़ा पर्याप्त है। तो दोस्तों जो दक्षता का फार्मूला होता है आप इससे निकाल सकते हैं। दक्षता का फार्मूला जो होता है यह 1/T2, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों दक्षता वाला वो होता है 1 - T2 अपान में T1 और इंटू में 100%। ये अब इससे आप लोग ये रखेंगे जब, तो दोस्तों ये जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस मतलब 27/100, 27 गुणे में 100। जब इसे आप लोग हल करेंगे दोस्तों तो 25% आएगा। ठीक है, जो 25% जो 26% से कम है, मतलब ये क्या संभव, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। दूसरा पहला दिया विकल्प में दिया है कि शून्य होगा, दूसरा दिया इनफाइनाइट अनंत होगा, तीसरा दिया शून्य और अनंत के मध्य होगा, चौथा दिया कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, कह रहा कि यम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के तल से अनंत में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो ये सिंपल सा फार्मूला रखा सीधा सीधा, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा mgr। कई बार रिपीट क्वेश्चन है, आया भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि गेंद को पृथ्वी से h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि इनकी निष्कृति गुणांक e हो तो दूसरी संघट के पश्चात गेंद पृथ्वी से किस ऊंचाई तक होगी। तो दोस्तों इसका सिंपल, इसका बढ़िया फार्मूला है, इसका होता है h डैश इक्वल टू होता है h⁻²n। ये इस फार्मूले में आपको रख देना है, आपको तुरंत आंसर ज्ञात हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि गेंद को पृथ्वी से h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि निष्कासित गुणांक e हो तो दूसरी संघट n बराबर दे दिया दोस्तों, दूसरी मतलब 2 के पश्चात गेंद किस ऊंचाई पर उड़ेगा। यह h डैश बराबर हो जाएगा h⁻²n, मतलब 2n का मान भी 2 दिया है तो 2 दूना 4, कौन सा आंसर हो जाएगा h⁻⁴। इसका नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बल आघूर्ण की बीमा सूत्र, बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र। इस तो आपको दोस्तों ये बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र आपको ज्ञात कर लेना है कि कार के बराबर होता है, कार। ठीक है, W के बराबर होता है। तो कार की बीमा जो होती है वो होती है mL²T-2, ये होती है, इसी को याद रखना है। बल आघूर्ण की बीमा कार के समान होती है, तो इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष प्रेसिबायोफिका से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। कह रहा है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, और कह रहा है द्विफोक्सी लेंस जिसका निचला भाग उत्तल हो। अगला कह रहा है द्विफोक्सी लेंस जिसका ऊपरी भाग उत्तल हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस जिसका निचला भाग उत्तल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं, कोटर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। n प्रकार के अर्धचालकों में जो होता है बहुसंख्यक आवेश ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, तो इसका कोटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर p प्रकार का पूछा जाए तो कोटर और n प्रकार का पूछा तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एंटीना एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं को रेडियो आवृत्ति सिग्नल में बदल देता है, जो रेडियो आवृत्ति सिग्नल को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है, जो गाइडेड की विद्युत चुंबकीय तरंगों को मुक्त अवकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिवर्तित कर देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एंटीना एक उपकरण है जो गाइडेड की विद्युत चुंबकीय तरंगों को मुक्त अवकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, यहाँ पे ध्यान देना, दो समतल दर्पण कह दिया है, एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हैं, दोनों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, ये वाला ये फार्मूला लगा देते हैं, ये होता है 360/θ-1। ये फार्मूले पे देखो कैसे करेंगे, ये जो हो जाएगा दोस्तों, इसे कर देंगे, ये हो जाएगा 360
बटे थीटा, यहाँ पे कितना दे दिया 72 दे दिया, ठीक है, माइनस का 1। असमान दे देते समतल तो दोस्तों हम पन्ना लगाते हैं, यहाँ पर समान दिया है, इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72 पंचे 360, 5 माइनस 1 बराबर 4, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। देखो ये भी तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है, दूसरा दिया हमेशा ऋणात्मक होता है, तीसरा दिया शून्य होता है, चौथा दिया है कि धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कह रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसके लिए अधिकतम होती है? हीलियम के लिए, आयरन के लिए, बेरियम के लिए, यूरेनियम के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आयरन के लिए बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन होगी बंधन ऊर्जा आयरन के लिए अधिकतम होती है, ठीक है। अगला, जब कैथोड किरणें बहुत अधिक वेग से उच्च गलनांक के धातु के से लक्ष्य से टकराती हैं तो, जब कैथोड किरणें बहुत अधिक वेग से उच्च गलनांक के धातु के लक्ष्य से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, दूसरी अल्फा किरणें उत्पन्न करती हैं, तीसरे टीवी उत्पन्न करती हैं, चौथा दिया पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। जब कैथोड किरणें बहुत अधिक वेग से उच्च गलनांक के धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। तो आपको हम 45 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से आपको कम से कम नहीं तो 30 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए, तब तो आपका पेपर VIP जाएगा, अच्छा जाएगा, तब तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। कैसे हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और काफ़ी आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय दोस्तों।